ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि भारत और चीन के बीच सीमा पर खूनी झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच ये झड़प सोमवार की रात को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई थी। पहले एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर थी, लेकिन सेना ने देर रात आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि झड़प में 17 जवान कम तापमान और ऊंचे इलाकों में शहीद हो गए और शहीद होने वाले जवानों की संख्या 20 पहुंच गई है। वहीं जवाबी कार्रवाई में चीन को भी बड़े नुकसान की खबर है। एनआईए के मुताबिक झड़प में चीन के 43 सैनिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। वहीं एलएसी पर इन सैनिकों को ले जाने के लिए चीन के हेलीकॉप्टर की गतिविधियों में तेजी देखी गई। इन सब के बीच पीएम आवास पर बैठकों का दौर देर रात तक जारी रहा। रक्षा, वित्त, विदेश और गृह मंत्री के साथ पहले सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बैठक हुई और इसके खत्म होने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अलग से करीब 1 घंटे तक चीन से जारी तनातनी के बाद के हालातों पर चर्चा की। एलएसी पर झड़प पर सेना की ओर से आधिकारिक बयान दिया गया, जिसमें लिखा गया कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में हट चुके हैं, जहां 15-16 जून 2020 को झड़प हुई थी। झड़प में गंभीर रूप से घायल 17 भारतीय सैनिक ऊंचाई वाले इलाके में कम तापमान और चोट की वजह से शहीद हो गए। झड़प में कुल 20 जवान शहीद हुए हैं। भारतीय सेना राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख की गलवान घाटी में सोमवार रात को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प में 18 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। जान गंवाने वाले अन्य जवान भी इसी रेजिमेंट के बताए जा रहे हैं। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। वहीं शहीद कुंदन ओझा, शहीद सुनील कुमार और शहीद पलानी भी शामिल हैं। शहीद कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। उनके पिता फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की, फिर वो एनडीए में के लिए चुने गए थे। उनकी मां ने कहा कि एकलौता बेटा खोने से वो दुखी हैं, लेकिन बेटे की देश के लिए कुर्बानी पर उन्हें गर्व है। झारखंड के साहिबगंज जिले के दिहारी गांव में 26 साल के शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक वो नहीं देख पाए। उनके पिता रविशंकर ओझा किसान हैं। कुंदन 2011 में बिहार रेजिमेंट कटिहार में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले उनकी शादी हुई थी। परिजन के मुताबिक शहीद कुंदन 5 महीने पहले घर आए थे। 15 दिन पहले उनसे फोन पर बात हुई थी। चीन के सैनिकों के साथ सीमा पर झड़प के दौरान हवलदार पलानी भी शहीद हुए। वो तमिलनाडु के रहने वाले थे। उनकी उम्र सिर्फ 28 साल की थी। तमिलनाडु सरकार ने शहीद पलानी के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। वहीं गलवान घाटी में बिहार के सुनील कुमार भी शहीद हो गए। वो छपरा जिले के दीघरा परसा गांव के रहने वाले थे। शाम को उनकी पत्नी मेनका राय को अधिकारियों ने फोन पर शहादत की सूचना दी। इसके बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। शहीद सुनील के पिता सुखदेव राय 12 साल पहले सेना से रिटायर हुए थे। फिलहाल वो पश्चिम बंगाल में दूसरी सर्विस कर रहे हैं। सुनील 2 भाइयों में बड़े थे। उनकी 3 साल की एक बेटी है। बीते 53 साल में भारत और चीन के सैनिकों के बीच सीमा पर टकराव तो कई बार हुआ, लेकिन खूनी झड़प कभी नहीं हुई। चीन की सेना ने कई बार सीमा लांघी, लेकिन उसे जल्द ही होश आ गया और वो पीछे चुपचाप लौट गई। लेकिन लद्दाख में करीब 40 दिनों से जारी सीमा विवाद के बीच चीन के सैनिकों ने लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय फौज पर हमला कर दिया, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। जबकि समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीन के भी 43 सैनिकों की मौत हुई है या वो घायल हुए हैं। कोरोना के बीच पूर्वी लद्दाख में चीन की नापाक हरकत। गलवान घाटी में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प।
पहाड़ पर चीन की खूनी साजिश की इनसाइड स्टोरी। कोरोना काल में चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जमीन का भूखा चीन एलएसी पर खूनी साजिश रच रहा है। जिनपिंग की फौज पूर्वी लद्दाख को जंग का अखाड़ा बनाने पर आमादा है और इसकी तस्दीक तब हुई जब चीन की सेना ने अचानक आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। चीन की सेना बिना किसी उकसावे के भारतीय फौज से भिड़ गई। हालांकि दोनों सेनाओं ने गोली तो नहीं चलाई, लेकिन इस खूनी झड़प में भारत और चीन की दोनों सेनाओं को नुकसान जरूर पहुंचा। दरअसल चीन और भारत की सेनाओं के बीच सोमवार रात यानी 15 जून को झड़प हुई। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी के पास दोनों सेनाएं आपस में उलझ गईं। भारत और चीन के बीच सीमा पर आखिरी बार 1975 में खूनी संघर्ष हुआ था। करीब 45 साल के बाद पूर्वी लद्दाख के गलवान इलाके में जाकर ये सिलसिला टूटा। गलवान उन इलाकों में से एक है जहां चीन की सेना ने घुसपैठ की थी। कई दौर की बातचीत के बाद कुछ पॉइंट से चीन की सेना पीछे भी हटना शुरू हो गई थी, लेकिन इस ताज़ा घटना के बाद माना जा रहा है कि तनाव और भी बढ़ सकता है। चीन ने एलएसी पर जो कायराना हरकत की, उससे दोनों देशों के बीच तनाव अचानक बढ़ गया। माहौल इस कदर गर्मा गया कि राजनाथ सिंह ने फौरन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीनों सेनाओं के आला अधिकारियों और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मीटिंग की। जबकि इस मीटिंग के बाद पीएम मोदी को भी ताजा हालात की जानकारी दी गई। हालांकि दोनों देशों की सेनाओं ने गोली नहीं चलाई, लेकिन जिस तरह पहाड़ की ऊंची चोटियों से चीन ने भारतीय सेना पर हमला किया, उससे माहौल बिगड़ता हुआ नजर जरूर आ रहा है। ऊपर से चीन की सीनाजोरी वाली आदत आग में घी का काम कर रही। देखिए किस तरह चीन के विदेश मंत्रालय ने गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत को ही गीदड़ भभकी देने की कोशिश की। किस तरह चीन ने सीमा पर तनाव का आरोप भारत पर मढ़ने की जांच। However, the Indian forces surprisingly violated the consensus, crossing the border twice to carry out illegal activities and provoke attacks on Chinese soldiers. This led to serious body conflicts between the border forces of both sides. We strongly condemned such practice and once again demanded that the Indian side strictly restrain the frontline troops in accordance with the consensus. जाहिर है, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में फजीहत झेल रही चीन की सरकार पहले तो सीमा पर जानबूझकर तनाव बढ़ाने की कोशिश करती है, फिर भारत पर ही झूठे आरोप लगाकर खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश करती है। लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदुस्तान ने हर बार बातचीत के जरिए सभी सीमा मुद्दों को सुलझाने की पहल की, जबकि वो चीन ही है जो हर बार अपने आक्रामक रवैये से माहौल गर्माता रहा है। पिछले महीने भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़पें इसकी बानगी। तारीख 5 मई, जगह पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग झील। पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में भारत चीन के करीब 200 सैनिक आमने सामने आ गए। भारत ने चीन के सैनिकों की मौजूदगी पर ऐतराज जताया और पूरी रात टकराव के हालात बने रहे। अगले दिन तड़के दोनों तरफ के सैनिकों के बीच झड़प हो गई। बाद में दोनों तरफ के आला अफसरों के बीच बातचीत के बाद मामला शांत हुआ। तारीख 9 मई, जगह सिक्किम का नाकुला सेक्टर। यहां भारत चीन के 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे। आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख सामने नहीं आई। हालांकि एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक यहां झड़प 9 मई को ही हुई। गश्त के दौरान आमने सामने हुए सैनिकों ने एक दूसरे पर मुक्कों से वार की। वहां भी बाद में अफसरों ने दखल दिया, जिसके बाद झड़प हुई। तारीख 9 मई, जगह लद्दाख। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर अपने हेलीकॉप्टर भेजे थे। चीन के हेलीकॉप्टरों ने सीमा तो पार नहीं की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जवाब में भारत ने लेह एयरबेस से अपने लड़ाकू विमानों का बेड़ा रवाना कर दिया था। हिंदुस्तान को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सुनने में आ रहा है कि वहां पर अभी बातचीत का दौर जारी है। अगर बातचीत से ही ये समस्या हल होनी थी तो हो जाती। अब क्योंकि सैनिकों की जान गई है तो हमें भी उसी प्रकार से अपनी मजबूती का प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपने इलाके पर मजबूती से खड़े होते हुए अगर हमें सैन्य कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती है तो हमें भी सैन्य कार्रवाई ही करनी पड़ेगी। पिछले महीने ही गतिरोध शुरू होने के बाद भारतीय सेना ने फैसला किया था कि वो पेंगोंग, गलवान घाटी, डेमचोक,
और दौलत बेग ओल्डी के सभी विवादित इलाकों में चीन के सैनिकों के आक्रामक अंदाज से निपटने के लिए कड़ा रुख अपनाएगी। तो शायद इसी का नतीजा है कि अब चीन हद से गुजर जाने को आमादा नजर आ रहा है। चीन ताकत की नुमाइश कर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। 1969 से लेकर आज तक एक भी बुलेट फायर नहीं हुई है चाइना और भारत के बीच। ये धक्का बुक्की वाले किस्से, ये हमेशा के पीछे हटने वाले किस्से, ये हमेशा होते थे चाइना और भारत के बीच, लेकिन ये पहली बार हुआ है 1969 के बाद कि यहाँ पर कुछ टेंशन हुआ है, कुछ बातचीत हुई है, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं वो थोड़े से गुस्से में आ गए। लद्दाख में भारत चीन के बीच करीब 1.5 महीने से सीमा पर तनाव, जिसकी शुरुआत 5 मई को हुई थी। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच जून में ही 4 बार बातचीत हो चुकी है। इन बैठकों में तनाव कम करने पर सहमति भी बनी थी। तो चौथी मीटिंग सोमवार को ही हुई थी। लेकिन गलवान घाटी में चीन की हरकत ने एक बार फिर उस घटना की याद दिला दी जब 20 अक्टूबर 1975 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें भारत के 4 जवान शहीद हो गए थे। दरअसल अब हम आपको नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं कि कौन सा वो इलाका है जहां चीन ने अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देना शुरू किया है। ये गलवान घाटी है जहां पर सारा विवाद शुरू हुआ और ये वही इलाका है जहां चीन और भारत के बीच झड़प हुई है। दावा किया जा रहा है कि यही वो झड़प हुई जिसमें भारत के एक अफसर समेत कुल 20 जवान शहीद हुए हैं। हम आपको नक्शे के जरिए दिखा रहे हैं कि विवाद की वजह असल में क्या है। एलएसी के उस पार चीन ने G219 हाईवे बनाया, जबकि भारत पिछले 6 साल से एलएसी के पास अपने इलाके में एक सड़क बना रहा है, जिसकी वजह से चीन को परेशानी हो रही है। इस सड़क के बनने से वहां तैनात सेना के जवानों को आने जाने में आसानी होगी और उन तक सामान भी पहुंचाना आसान होगा। लेकिन चीन नहीं चाहता कि भारत अपने इलाके में भी सड़क बनाए और वो बार बार भारत को सड़क निर्माण को रोकने के लिए कह चुका है। चीन के बार बार नाराजगी जताने के बावजूद भारत ने सड़क निर्माण नहीं रोका, जिसकी वजह से चीन भड़क गया है। अब आप वो इलाका देखिए जिस पर गृह मंत्री पहले भी बयान दे चुके हैं। ये है अक्साई चीन। ये वही जगह है जो 1962 में भारत और चीन की लड़ाई के बाद से ही चीन के कब्जे में है, जबकि 1962 की लड़ाई भारत चीन से हार गया था। ये इलाका है जिसके लिए गृह मंत्री ने संसद में अपने बयान में कहा था कि अक्साई चीन से लेकर पीओके तक हमारा है। वहीं एक और नक्शे में जरा देखिए कि एलएसी के वो इलाके जहां भारत की पड़ोसी देशों से सीमा लगती है, पाकिस्तान से लेकर चीन तक का वो इलाका जहां बार बार तनाव होता है। आप देख रहे हैं पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है, लेकिन भारत से हर बार मुंह की खाता है। आप देख रहे हैं लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गलवान घाटी, जहां पर चीन से तनाव चल रहा है। एलएसी और अक्साई चीन भी आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि लेह, लद्दाख, गलवान घाटी, एलएसी और अक्साई चीन वो इलाका है जहां मई से विवाद बढ़ा और नौबत दोनों देशों के बीच हिंसक झड़प तक पहुंच गया। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, संदीप बुल और नीरज कुमार। संदीप का रुख सबसे पहले। संदीप, चीन अपनी रोड जो है वो बना रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम भी कर लेता है, लेकिन जब भारत करे तो ये बात उसे चुभ रही है और वो उसका विरोध कर रहा था। इसी चीज से ज्यादा बौखलाया हुआ है चीन। जी अर्पिता, अगर हम लोग बात करें, अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूं तो अगर तिब्बत का जो इलाका जहां पे कि चीन ने कब्जा किया हुआ है वो जो है काफ़ी प्लेन इलाका है। वहां पे बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स नहीं हैं वहां पे, और ऐसे में वहां पे रोड कंस्ट्रक्शन जो है चीन के लिए बहुत आसान है और वो पिछले काफ़ी लंबे समय से रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसकी मंशा यही है कि जितने कम समय में जो है मोबिलाइजेशन आर्मी का, उनकी PLA का सीमा तक हो जाएगा, किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्ट होता है। वहीं जो है भारत की तरफ जो टेरेन है वो बहुत ज़्यादा हार्ड टेरेन है, हार्श टेरेन है, और वहां पे जो है रोड कंस्ट्रक्शन जो है बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत की तरफ से 73 ऐसी सड़कें जो कि एक स्ट्रेटेजिक रोड जो है वो तय की गई थी और जिन पे काम चल रहा है। दौलत बेग ओल्डी तक जो दुर्बुक से शोक से होते हुए दौलत बेग ओल्डी तक जाती है 255 किलोमीटर की रोड, इसको जो है तैयार किया गया। पिछले साल ही जो है इसका उद्घाटन किया गया था और वही से जो है चीन को सबसे बड़ी समस्या होनी शुरू हो गई। थोड़ा सा अगर मैं इनके डाटा की बात करूं तो तकरीबन, क्योंकि
ये जो है पूरा तिब्बत जो है, जो भारत से लगती हुई जितनी भी जगह है चीन में, वो जो है 2 अलग अलग मिलिट्री रीजन में जो है इन्होंने बांट दिया है। एक जिनजियांग मिलिट्री रीजन और एक तिब्बत मिलिट्री रीजन। जिनजियांग मिलिट्री रीजन में कम से कम 70,000 से ज्यादा जो है चीन के सैनिक जो है वहां पे तैनात है और 40,000 के आसपास जो है तिब्बत के इलाके में है। तो कभी भी कोई इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होती है, खासतौर पे कि अगर लद्दाख या नॉर्थ सब सेक्टर नॉर्थ में अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट जो है उनकी जिनजियांग प्रांत से ही होती है और सेकेंडरी जो है वो तिब्बत से करते हैं। तो उनके लिए सबसे खास आसानी ये है कि वहां पे मोबिलाइजेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रोड जो है बहुत अच्छे तरीके से बना ली है और भारत की तरफ से भी जो है मोबिलाइजेशन के लिए रोड तैयार की गई हैं। और यही वजह है कि गलवान में जो स्थितियां बनी है, जब उन्होंने 5,000 से ज्यादा सैनिक वहां उतारे तो हम लोगों ने भी जो है बहुत कम समय में जो है अपनी उतनी नफरी जो है वहां पे खड़ी कर दी। और ये चीन को पहले से ही लग रहा था कि इस तरीके की स्थितियां हो सकती है। सवाल है यहाँ पर चीन की जो ये हरकत है अभी, हालांकि ऐसी क्या वजह है आप देख रहे हैं, या सरकार को ऐसा या क्या लग रहा है कि 45 साल के बाद ऐसे हिंसक झड़प करने की नौबत आ गई? वहां ऐसे क्या माहौल बने, ऐसी क्या स्थिति पैदा हुई? और दूसरा बड़ा सवाल कि चीन जो अभी तक सिर्फ 2 इंच आगे आता था, फिर बातचीत का खुद रास्ता तलाशता था और 1 इंच पीछे चला जाता था, अब वो झड़प पर उतारू हो गया है। तो आखिरकार चीन का इलाज अब क्या होगा? देखिए, इलाज क्या होगा आने वाले दिनों में भारत की उसमें राजनयिक जो भूमिका होगी, कूटनीतिक स्तर पे जो भारत जिस तरह से आगे बढ़ेगा चीन पे दबाव बनाने के लिए, वो बहुत मायने रखेगा दोनों देशों के संबंध के लिए और चीन पर दबाव बनाने के लिए। जैसा कि संदीप ने बताया कि जिस तरह से हाल के दिनों में भारत ने सीमावर्ती क्षेत्रों में और गलवान वैली के आसपास के इलाकों में अपने सीमा क्षेत्रों में जो एक्टिविटीज़ की है, उससे कहीं ना कहीं चीन आशंकित है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात की बहुत जानकारों का ये भी कहना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस को लेकर लगातार पूरी दुनिया चीन पर हमला कर रही है और अमेरिका भी लगातार चाहता है कि भारत उसके पक्ष में खड़ा हो, तो ऐसे में गलवान वैली के मामले को तूल देकर चीन ये करने की कोशिश में है कि भारत अमेरिका की तरफ न जाए। तीसरी महत्वपूर्ण एक बात यह है कि आपको याद होगा कि अभी हाल ही में भारत ने एक महत्वपूर्ण आर्थिक फैसला किया था, जिसके अनुसार 200 करोड़ से जुड़े जितने भी टेंडर होंगे विदेशी निवेश के, उसमें किसी भी विदेशी कंपनी को अपना पैसा लगाने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत होगी, तो उसका सीधा असर चीन पर पड़ा था और चीन ने नाराजगी भी जाहिर की थी। तो ये तमाम मसले हमारे साथ। वही लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के साथ झड़प में भारतीय सेना के 20 जवानों की शहादत पर कानपुर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वहां व्यापारियों ने विरोध जताते हुए चीन के सामान की होली जलाई और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने भारत सरकार से चीन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने चीन के सामान के भारत में आयात पर रोक लगाए जाने की भी मांग की है। चाइना के खिलाफ, चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार, उसके खिलाफ एक आर्थिक युद्ध होगा। निश्चित रूप से चाइना इससे कहीं ना कहीं निश्चित रूप से परास्त होगा। आर्थिक युद्ध के साथ साथ बॉर्डर पे सेना लड़ रही है। हमें देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्वास है कि चाइना से वो हर मोर्चे पर बदला लेने का काम करेंगे। और एक बात हमारी भारत सरकार से अपील है, निवेदन है कि चाइना से सारे इंपोर्ट बैन करने का भी काम शुरू करें। चाइना से अगर इंपोर्ट बैन होगा तो चाइना के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी। वह इंदौर में भी भारत के जवानों की शहादत पर गुस्सा दिखा। वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीन का झंडा जलाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद रही। एलएसी पर चीन की हरकत पर विरोध जताते हुए पीएम मोदी से सख्त कदम उठाने की मांग भी की गई। संदीप, अब ऐसे माहौल में जब चीन के लिए हम रणनीति तैयार कर रहे हैं, तब से ही गहमा गहमी की स्थिति थी जब चीन और भारत के बीच आमने सामने सेनाएं आ गई वहां पर। लेकिन उसके बाद अब कल की जो घटना हुई, अब उससे पूरा देश ये मांग कर रहा है कि अब कार्रवाई होनी चाहिए, सर्जिकल स्ट्राइक करिए। देखिए, जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की बात कह रहे हैं वो इस इलाके में संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके की फायरिंग जो है पूरे एलएसी पे नहीं हुई है। यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। या अगर हुई तो पूरे आमने सामने की लड़ाई होगी या फिर बिल्कुल कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डिप्लोमेटिक लेवल से बातचीत सुलझ जाएगी, क्योंकि ये सर्जिकल स्ट्राइक कोई टेररिस्ट आउटफिट नहीं है जो कि जिसको जाके कि अटैक करना है। पाकिस्तान में जिस तरीके से हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, यहाँ पे और वहाँ पे दोनों जगह जो है समीकरण बिल्कुल ही अलग है।
यहाँ दोनों देशों के बीच में व्यापार के संबंध बहुत ज्यादा है। 60,000 काफी ज्यादा जो है आयात निर्यात जो है दोनों देशों में होता है। और जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि वहाँ के जो है उनका बहिष्कार कर देना चाहिए, चीन के सामान का बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी बिजनेस होता है वो सारा का सारा एक साइकिल पर निर्भर करता है। अगर आज अगर वहाँ के सामान का निर्यात या आयात करना बंद कर देते हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जो छोटी छोटी कंपनीज है, जो फैक्ट्रीज हैं जो कि वहाँ का सामान लेके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो ठप हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो सरकार कहीं ना कहीं चीजों पे जरूर ध्यान दे रही हो, क्योंकि आपको याद होगा पीएम मोदी ने सीधे तौर पर आत्मनिर्भरता की बात कही थी। उसके बाद से ही लगातार ये कहा जा रहा था कि जो विदेशी कंपनियां हैं उसको दूर करके जो है अपने देश में कंपनी को जो है बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक दबाव की रणनीति हो सकती है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस तरीके की चीजें हो, लेकिन फौरी तौर पर एकदम से अगर ये सारी चीजें बंद होती है तो उसका असर भारत में ही पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ जुलाई 1962 में जिस गलवान घाटी से चीन ने जंग का माहौल बनाना शुरू किया था, उसी गलवान घाटी में एक बार फिर चीन की सेना खूनी खेल की शुरुआत कर चुकी है। वो भी ये जानते हैं कि गलवान घाटी पर चीन का कोई दावा हो ही नहीं सकता। दरअसल चीन की नजर गलवान घाटी से गुजरने वाली भारत की उस सड़क पर है जिसका रणनीति महत्व काफी ज्यादा है। लेह से दौलतबाग ओल्डी तक जाने वाली 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क चीन की आंखों में चुभ रही है। ऊपर से भारत गलवान घाटी में एक पक्का पुल बना रहा है जिसे चीन और ज्यादा बौखलाया हुआ है। चीन की बौखलाहट की वजह क्या है? भारत से क्यों भिड़ना चाहता है चीन? पहाड़ पर चीन की साजिश का भंडाफोड़। भारत और चीन के बीच इस साल मई के महीने से ही लद्दाख बॉर्डर के पास माहौल गरमाया हुआ था। चीन की फौज ने LAC को पार कर लिया था और गलवान घाटी के पास आ गए थे। चीन की ओर से यहां पर करीब 5,000 सैनिकों को तैनात किया गया था। इसके अलावा चीन ने इस इलाके में सैन्य साजो सामान भी इकट्ठा कर लिया था। हालांकि 6 जून के बाद से कई बार भारत और चीन के बीच इस मुद्दे पर बातचीत भी हुई। CEO से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल लेवल तक के अफसरों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद दोनों देशों की सेनाएं कुछ किलोमीटर तक पीछे भी हटी थी। लेकिन सीमा पर शांति कायम करने की कोशिशों को उस वक्त झटका लगा जब गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। अब सवाल ये कि गलवान घाटी में ऐसा क्या है कि चीन लगातार इस इलाके में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल गलवान घाटी में भारत लकड़ी के पुराने पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बना रहा है। ये पुल भारत और चीन के बीच LAC से 7 किलोमीटर के फासले पर है, जबकि चीन लद्दाख में ज्यादातर इलाके में LAC को नहीं मानता। यही वजह है कि भारत की ओर से बनाए जा रहे कंक्रीट के पुल पर चीन ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन भारत ने चीन के विरोध के बाद भी इस इलाके में सड़क और पुल बनाने का काम जारी रखा हुआ है। गलवान घाटी के जो डोमिनेट करने वाली हाइट्स हैं उनके ऊपर अपनी हरकत कर दी है। उनको कब्जाना चाहते हैं, जिससे कि लड़ाई के हालात में जब भी कभी हिंदुस्तान की सेनाएं इस रोड का इस्तेमाल करें तो चाइनीज बड़े आसानी से गलवान हाइट पर डिप्लॉयमेंट के साथ वो हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं और हमारी जो योजना है उसको में खलल डाल सकते हैं। गलवान घाटी के मुहाने पर ही पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये वो जगह है जहां भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे से मिलती हैं, बैठकें भी करती हैं। इस इलाके में गलवान नदी बहती है, जिसे सिंधु नदी का हिस्सा माना जाता है। लेकिन गलवान घाटी से होकर गुजरने वाली भारतीय सड़क चीन की आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि गलवान घाटी में पुल के अलावा ये सड़क भारत के लिए कितनी अहम है और इस सड़क से चीन इतना खौफ क्यों खाता है। दरअसल लेह से दौलत बेग ओल्डी तक भारत की 323 किलोमीटर लंबी सड़क है जो गलवान घाटी से होकर गुजरती है। इसे DSDBO रोड कहा जाता है, जिससे भारतीय सेना अपनी पोस्ट तक आती जाती है।
इसी सड़क के जरिए सियाचिन ग्लेशियर तक सेना को रसद भी भेजी जाती है। इस सड़क पर गलवान घाटी के पास आईटीबीपी के 2 पोस्ट भी हैं। लिहाजा इस सड़क को बाधित करने के लिए चीन ने गलवान में अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई। चीन ने गलवान में मौजूद विवाद के केंद्र तक साल 2016 में ही एक पक्की सड़क बना ली। इस पक्की सड़क के जरिए चीन हथियार और सैनिकों को यहाँ भेजता रहा। इसके अलावा चीन ने गलवान नदी की घाटी में छोटी छोटी चौकियां भी बना ली। गलवान घाटी से उतरकर और श्योक दुर्बुक रोड को काट देना है और ये कार्रवाई करने के लिए चाइनीज को अपनी बड़ी भारी तोपों को आगे लाना पड़ेगा, रसद लानी पड़ेगी और इस सब के लिए उनको रोड्स की आवश्यकता है। तो इसीलिए उन्होंने अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी तरफ काफी सुदृढ़ कर लिया है, काफी अच्छा बना लिया है कि ऐसी स्थिति पड़े तो वो बड़े से बड़े हथियारों को हमारे ऊपर निशाना लगा सकें। जाहिर है गलवान घाटी में दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड रणनीति के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। ये रोड काराकोरम के पास तैनात जवानों तक सप्लाई पहुंचाने के लिए भी अहम है। लिहाजा इसी सड़क की वजह से मई के महीने में भारतीय और चीनी सैनिकों का गलवान घाटी में आमना सामना हुआ। माना जाता है कि चीनी सैनिकों ने गलवान नदी के रास्ते एलएसी को पार किया और इनका सामना भारत के पेट्रोल पॉइंट 14 जिसे PP-14 भी कहा जाता है वहां मौजूद सैनिकों से हुआ। हालांकि भारत और चीन के बीच मिलिट्री लेवल पर बातचीत से गलवान नदी घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17 से चीन की सेना पीछे हटने लगी थी, लेकिन वो तो सिर्फ एक दिखावा भर था। चीन गलवान घाटी में मौजूद उस इलाके पर कब्जा करना चाहता है जहां से होकर भारत की DSDBO रोड जाती। चीन रणनीतिक बढ़त बनाने के लिए यहां अपना झंडा गाड़ना चाहता है, लेकिन चीन की इस चाल को भारत कभी कामयाब नहीं होने देगा। भारत आज भी इस इलाके में पक्के पुल बनाने के साथ साथ सड़क निर्माण का काम जारी रखे हुए है। हिंदुस्तान का वर्चस्व और हिंदुस्तान की जो साख है पूरी दुनिया में जिस प्रकार से वो बढ़ रही है, जिस प्रकार से G7 में शामिल होने का न्योता मिलता है, जिस प्रकार से दुनिया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आतुर है कोविड-19 के हालातों की वजह से, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजों की चलते चीनी बौखला गए हैं। चीन के साथ सीमा विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में चीन कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आ रहा है। वो भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को अमली जामा पहनाना चाहता है। यही नहीं, चीन दुनिया में कोरोना फैलाने का गुनाह छिपाने के लिए भी ऐसे हथकंडे अपना रहा है। लेकिन वो ये भूल रहा है कि भारत अब 60 के दशक वाला भारत नहीं, बल्कि 2020 का नया हिंदुस्तान है, जो दुश्मन को सबक सिखाने से भी पीछे नहीं है।